नमस्कार, मैं अजय कुमार। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को बहुत जोर की फटकार लगाई है। बाबा रामदेव ने अपने माफीनामे में गजब की ढिठाई की। सुप्रीम कोर्ट ने उस ढिठाई को पकड़ लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के सारे दलीलों को खारिज कर दिया। बाबा रामदेव व्यक्तिगत तौर पर माफीनामा लेकर हाजिर थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने माफी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव को अपना जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है। वह 1 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भी घेर लिया और केंद्र सरकार के वकील से यह सवाल पूछ लिया कि जब बाबा रामदेव की कंपनी की तरफ से भ्रामक विज्ञापन किए जा रहे थे तो केंद्र सरकार ने कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की। तो चलिए इस वीडियो में इस पूरे मामले पर बात करते हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दवा बनाने और बेचने वाले कंपनियों के भ्रामक विज्ञापन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी एक तरह से कह लीजिए तो फर्जी विज्ञापन पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इस याचिका में कहा गया कि एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ इन विज्ञापनों में बहुत लंबे समय से लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। इसी याचिका में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद पर भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरोप लगाया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा था कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद भ्रामक विज्ञापन करती है और बीमारियों को ठीक कराने के झूठे दावे करती है। हर कंपनी को अधिकार है कि वह अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करे, मगर उसे बेबुनियादी किस्म के विज्ञापन करने का अधिकार नहीं है। रामदेव की कंपनी का विज्ञापन भारत में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए मौजूद कई कानूनों का उल्लंघन करता है। इस याचिका में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 10 जुलाई 2022 को छपे उस विज्ञापन को भी पेश किया जिसमें पतंजलि आयुर्वेद ने देश से अपील की है कि वह फार्मा मेडिकल इंडस्ट्री से खुद को बचा लें। इस याचिका में बाबा रामदेव के उन बयानों को भी दर्ज करके बताया गया है जिसमें उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और बैंकरप्ट साइंस कहा है, जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी के दूसरे लहर के दौरान होने वाली मौत के लिए एलोपैथी मेडिसिन को जिम्मेदार ठहराया है। बाबा रामदेव के इन सारे दावों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बेबुनियाद बताकर याचिका दायर की थी। आपको भी याद होगा कि कोरोना के दौरान बाबा रामदेव कोविड-19 वैक्सीन का मजाक उड़ाया करते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश कर रहे मरीजों का मजाक उड़ाया करते थे। इन सब बातों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने याचिका में दर्ज किया था। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 नवंबर साल 2023 को, यानी कि पिछले साल नवंबर महीने में, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को कहा था कि आप अपने भ्रामक और झूठे विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे और भ्रामक विज्ञापन और झूठे विज्ञापन करेंगे तो आपके हर उत्पाद पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। अब बाबा रामदेव और बाबा रामदेव की कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी तो है नहीं। नरेंद्र मोदी के सत्ता के साथ गलबैयां करते हुए आगे बढ़ने वाली कंपनी है, तो वह इस संदेशों को कहां मानने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के महज 24 घंटे के बाद आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर से भ्रामक दावे पेश कर दिए। फिर से ऐसे विज्ञापन जारी हुए जो यह बताते हैं कि पतंजलि आयुर्वेद के पास डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, अर्थराइटिस, ग्लूकोमा आदि बीमारियों का परमानेंट इलाज है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 27 फरवरी 2024 को सुनवाई करते हुए पतंजलि आयुर्वेद पर जमकर फटकार लगाई थी। बड़े कठोर शब्दों में कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद ने पूरे देश को धोखा दिया है। पहली नजर में साफ साफ दिखता है कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। इसके बाद 19 मार्च को फिर से इस मसले पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण और संस्थापक बाबा रामदेव को अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होकर माफीनामा का हल्फनामा दर्ज करने का आदेश दिया था। इसी मामले पर आज 2 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मसले की सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह कर रहे हैं। कानूनी मामलों के डिजिटल पोर्टल बार एंड बेंच के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद ने अपने माफीनामे को सही तरीके से दायर नहीं किया था। अपने माफीनामे के हल्फनामे में यह लिखा था कि पतंजलि आयुर्वेद की मीडिया ब्रांच को यह पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के भ्रामक विज्ञापन के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से ऐसे विज्ञापन प्रसारित होते रहे जो भ्रामक विज्ञापन की कैटेगरी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस माफीनामे पर क्या कहा उसे एक वक्त के लिए छोड़ दीजिए। आप ही सोचकर बताइए कि अगर कोई संस्था इस तरीके के माफीनामा दायर करेगी तो क्या यह कहा जाएगा कि वह संस्था अपने माफी को लेकर के, अपने माफीनामे को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है? क्या वाकई ऐसा संभव है कि बाबा रामदेव की पतंजलि को यह पता ना हो कि देश की सबसे ऊंची अदालत में पतंजलि आयुर्वेद के ऊपर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर के कार्यवाही चल रही है? मतलब इस तरीके का कोई तर्क दे तो आप क्या कहेंगे? क्या आप यह नहीं कहेंगे कि वह ढिठाई कर रहा है? आप यही कहेंगे ना कि बाबा रामदेव की कंपनी की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वह इतनी बचकानी तर्क रखे कि उन्हें पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। जस्टिस हिमा कोहली ने इस पर कहा कि अगर आप अपने बचाव में यह तर्क दे रहे हैं तो आपकी माफीनामे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट को जो आपने अंडरटेकिंग दिया है उसके मुताबिक आपका माफीनामा कोर्ट के आदेश का घनघोर उल्लंघन है। हम कहना चाहते हैं कि हम इस बात को नहीं स्वीकार कर सकते कि आपके मीडिया डिपार्टमेंट को यह पता ही नहीं चला कि क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई देश दुनिया से कटा हुआ समुद्र के बीचों बीच में खड़ा हुआ कोई द्वीप है कि आपकी मीडिया डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चला कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? आपने जो माफीनामा दायर किया है वह दिखावटी माफीनामा है। क्या कोई ठोस कारण है कि आपके माफीनामे को स्वीकार किया जाए? पतंजलि आयुर्वेद ने अपने माफीनामे में इस वाक्यांश का इस्तेमाल किया था कि अगर अदालत को लगता है, यानी एक तरह से कहिए तो बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद ने इस तरीके से माफीनामा लिखा था कि अगर अदालत को लगता है कि पतंजलि आयुर्वेद ने गलती की है तो हमने गलती की है और हम गलती मान लेते हैं। इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि यह बकवास है। आप कहते हैं कि अगर कोर्ट को लगता है, हम आपके दिल में तो नहीं झांक सकते ना। इस तरीके से कोर्ट के मामले डील नहीं किए जाते हैं। मामलों को एक तार्किक अंत तक ले जाना होता है। इस तरह की उदारता वाली बातें किसी तरह से मामले को एक तार्किक अंत तक नहीं ले जाती हैं। बाबा रामदेव के वकील बलबीर सिंह को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मकसद कानून के शासन का पालन करना है और संविधान में भरोसे को बरकरार रखना है। हम आप पर विश्वास करते हुए हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं। पतंजलि आयुर्वेद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पतंजलि की गतिविधियां केवल कारोबारी मकसद के लिए नहीं की जाती हैं, मगर इस दलील को भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेरहमी के साथ खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पतंजलि आयुर्वेद एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक कारोबारी संगठन है। जस्टिस अमानुल्लाह ने इस बात के साथ अपनी बात को जोड़ते हुए कहा कि इस बात का बहाना मत बनाइए कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, लोकहित में कोई काम कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दलील पेश करते हुए वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि यह सारा दोष, मतलब कि पतंजलि आयुर्वेद अपना सारा दोष मीडिया डिपार्टमेंट पर मढ़ रही है, जबकि इन्होंने अपने विज्ञापन में यह दिखाया है कि इनकी दवाई की वजह से एक बच्चे की बीमारी ठीक हो गई है। तो सारा दोष ये मीडिया को कैसे गढ़ रहे हैं, मीडिया डिपार्टमेंट पर कैसे गढ़ रहे हैं? केंद्र सरकार की तरफ से दलील रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मौजूदगी थी। तुषार मेहता को एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयुष मंत्रालय यानी कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी पर निगरानी रखने वाले मंत्रालय से हमारे कुछ सवाल हैं। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को नोटिस जारी किया था और पतंजलि ने आयुष मंत्रालय को उस नोटिस पर जवाब भी दिया था, मगर उस नोटिस का जवाब हमारे पास क्यों नहीं है? हम अचरज में पड़े हैं कि पतंजलि आयुर्वेद ने अपने खिलाफ जारी हुई नोटिस के खिलाफ क्या जवाब दिया था, उसकी कॉपी हमारे पास क्यों नहीं है? साल 2022 में कोविड आई थी। आयुष मंत्रालय ने खुद ही स्पष्ट किया था आयुर्वेद के उत्पाद, आयुर्वेद के प्रोडक्ट जो मुख्य दवाइयां हैं उसके केवल सप्लीमेंट की तरह से हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इस बात को प्रचारित क्यों नहीं किया गया? जस्टिस हिमा कोहली ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि आखिरकार केंद्र सरकार ने पतंजलि के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की, जबकि पतंजलि के विज्ञापन आधुनिक दवाओं को अपमानित करने का काम कर रहे थे। केंद्र सरकार के वकील से पूछा कि क्या आयुष मंत्रालय ने उन विज्ञापनों को देखा है जिसमें आधुनिक दवाओं का भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है? सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी आदेश दिया कि इस मामले में भारत सरकार के ड्रग्स एंड लाइसेंस डिपार्टमेंट को भी एक पक्षकार बनाया जाए। बाबा रामदेव के वकील बलबीर सिंह ने कहा कि कोर्ट ने बाबा रामदेव के माफीनामे को स्वीकार कर लेना चाहिए। अपना माफीनामा लेकर बाबा रामदेव खुद मौजूद है।
हम बिना किसी शर्त माफी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि बाबा रामदेव अपनी माफी को लेकर के गंभीर नहीं है। अगर माफी को लेकर के वह गंभीर होते तो कोर्ट के आदेश के 24 घंटे के भीतर ही कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। इस पर बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि यह गलती हो गई, अगली बार से कोर्ट का अपमान कभी नहीं किया जाएगा, यही हमने सीखा है। तो इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपने कोर्ट के फैसले की पूरी तरह से अवमानना की है। अगर आपने कोर्ट का सम्मान करना सीखा है तो यह समझ जाइए कि कोर्ट इस फैसले को एक तार्किक अंत तक ले जाकर ही छोड़ेगी। इस पर बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि बाबा रामदेव व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगना चाहते हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम एक बेहतर माफीनामा का हल्फनामा दायर करेंगे। तो यह थी कोर्ट की इस मसले पर पूरी कार्रवाई। अंत में चलते चलते इतना समझिए कि बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ होने वाली कार्रवाई आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से की जा रही भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सुनवाई हो रही है। इस लड़ाई को आप एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की लड़ाई के साथ रखकर मत देखिएगा, बल्कि इसे आप केवल इस आधार पर तौलिए कि सुप्रीम कोर्ट जीवन बचाने वाले दवाओं के मामले में भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।